स्वागत है बच्चों आपका इनकी क्लासेस में। और आज हम क्लास 12 जिसमें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है गोलीय उत्तर प्रश्न के लिए अपवर्तनांक का सूत्र। ठीक है, ये सेकंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिल जाता है। तो आज इस टॉपिक में सारे डाउट क्लियर करेंगे, तो इस वीडियो को बड़े आराम से ध्यान से देखना और पूरा वीडियो देखना, ताकि आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले इसका जो डायग्राम है किस तरह से बनाया जाता है उसको हम समझते हैं। ठीक है, इसमें लिखा गया है कि गोलीय अवतल प्रश्न के लिए हमें अपवर्तनांक का सूत्र निकालना है। तो हमने एक गोलीय अवतल प्रश्न बनाया। ठीक, जैसे कि आपको इस डायग्राम में ब्लू पेन से बना हुआ दिख रहा होगा कि ये एक गोलीय अवतल प्रश्न है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पहले अवतल की। ठीक है, इसके बाद उत्तल प्रश्न भी आएगा, लेकिन अगर आपने ये चीज समझ लिया तो उत्तल प्रश्न आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम अवतल प्रश्न के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो इस अवतल प्रश्न को हमने बना लिया, और ये जो अवतल प्रश्न बना हुआ है ये एक्चुअली में कांच का बना होता है, तो इसको हम सघन माध्यम लिख सकते हैं। ठीक है, सघन माध्यम। अब देखिए, अपवर्तनांक की बात हो रही है, तो इसमें दो माध्यम हमें लेकर चलना पड़ेगा, एक विरल और एक सघन। तो यहाँ पर हमने विरल माध्यम ले लिया, विरल माध्यम। ठीक, इसको हमने n1 से संबोधित कर दिया और इसको हमने n2 से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये आपका एक माध्यम है। यहाँ से हम वस्तु से ऑब्जेक्ट से एक प्रकाश किरण निकालेंगे और इसकी एंट्री हम इसमें सघन माध्यम में कराएंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। स्केल के द्वारा हमने एक बिंदु O लिया है, इस O से इस अवतल प्रश्न पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो कि प्रकाश किरण को प्रदर्शित करेगा। यानी एक प्रकाश किरण इस गोलीय अवतल प्रश्न पर आपतित हो रहा है इस रूप में। इसे हम बिंदु M मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे ये एंटर करेगा तो होता क्या है कि जब प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाता है तो ये अभिलंब की ओर झुक जाता है। ठीक है, ये सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो इसमें हमें एक लाइन अभिलंब के लिए ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो इसके C बिंदु से होता हुआ जाएगा। ठीक, तो एक लाइन आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचिए जो C बिंदु से होता हुआ आपको दिखाई दे। ठीक है, तो ये जो बिंदु है इसको हमने अभिलंब यानी N से लिख दिया। N मतलब क्या है, अभिलंब। तो ये हमने एक अभिलंब लाइन खींचा। अब आपको इसमें अपवर्तित किरण दिखानी है। ठीक, ये तो हो गया आपतित किरण, O से N तक आपतित किरण है। अब यहाँ जो एंटर कर गया है कांच में यानी आपके अवतल प्रश्न पर, तो क्या होगा, इसमें एक झुकावपन आ जाएगा, यानी ये सीधा ना जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, तो ये अपवर्तित किरण है जो अभिलंब की ओर झुक गया। अब होता क्या है कि हमें इसमें प्रतिबिंब भी लेना है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसी लाइन को अगर हम पीछे की साइड ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं मुख्य अक्ष पर कट करेगा, जहां पर इसका प्रतिबिंब I बनेगा। ठीक, तो ये डायग्राम आप समझ गए। अब देखिए, इसमें अभिलंब से आपतित किरण के बीच का जो कोण होगा, ये वाला कोण, इस कोण को हमने मान लिया I मानना है ना, आपतित किरण है, इंसिडेंट रे, तो इसको हम I मानेंगे, और इधर वाले कोण को हम R मानेंगे। ठीक है, I कोण ये आपका यहाँ से यहाँ तक होगा, पूरा अभिलंब से आपतित किरण तक के बीच का कोण, और ये आपका इतना छोटा सा भाग जो है ये आपका R कोण होगा। यानी I और R भी हमने ले लिया इसमें। अब देखिए होता क्या है, ये वाला जो कोण है इसको हम अल्फा मान लेते हैं, और ये वाला जो कोण है इसको हम बीटा मान लेते हैं, और ये वाला कोण इसको हम गामा, यानी एक सीरीज से मान लीजिए अल्फा बीटा गामा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो कोण बनेगा, इसको हमने अल्फा बीटा और गामा मान लिया। ठीक, अब इसके बाद करना क्या, आपको इस M बिंदु से इस मुख्य अक्ष पर एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इसको हम नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब देखिए इसके जो MB है यानी कुछ ना कुछ दूरी होगी, डिस्टेंस, तो हमने इसको H मान लिया।
MD का मान हमने h के बराबर इसमें ले लिया। ठीक, अब हमें इसका मान भी रखना है, यानी वस्तु की इस P बिंदु से दूरी कितनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब वस्तु की दूरी आप जानते ही हैं, हम वस्तु की जो दूरी लेते हैं वो हमेशा माइनस में होता है। ठीक, तो मैं इसको नीचे शो कर देता हूँ इस लाइन पर। ये हमारा वस्तु हो गया, ये हमारा इमेज यानी प्रतिबिंब हो जाएगा, और ये हमारा C बिंदु यानी वक्रता केंद्र हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमने U ले लिया, यानी वस्तु है तो वस्तु को हम U से डिफाइन करते हैं, इसलिए ये जो दूरी होगी आपकी U हो जाएगी। अब हमें देखना प्लस है वो प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसके लिए देखिए हम उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे चलते हैं। मान लीजिए ये आपका x है और ये आपका y है। अगर हम इधर गए तो प्लस और इधर गए तो माइनस, ऊपर गए तो प्लस और नीचे गए तो माइनस। तो ठीक है, अब इसी स्केल को इस P बिंदु पर रखिए, यानी इसका जो ये कटान बिंदु है, जब आप इसको P बिंदु पर रखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हम किधर चल रहे हैं। अगर हम इधर चल रहे हैं तो माइनस और इधर चल रहे हैं तो प्लस। तो देखिए U बिंदु U दूरी जो है ये हम P बिंदु से इस साइड आ रहे हैं, यानी इस तरफ चल रहे हैं, अर्थात ये भी आपका क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो यहाँ तो देखिए हर दूरी जो है आपको माइनस में रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तो हम कुछ मेजरमेंट कर ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर आप वस्तु की दूरी लो तो माइनस, और अगर हम प्रतिबिंब की दूरी लेते हैं तो ये भी आपकी माइनस का V हो जाएगा। प्रतिबिंब के लिए हम V से डिफाइन करते हैं, तो माइनस का V, वस्तु के लिए U से डिफाइन करते हैं तो माइनस का U, और जो वक्रता त्रिज्या है C यानी P से C तक की दूरी, ये हो जाएगा आपका माइनस का R। ठीक है, वक्रता त्रिज्या को हम R से डिफाइन करते हैं तो ये भी आपको माइनस का R हो जाएगा। ठीक है, इस सारी दूरी हमने ले ली। अब देखिए इसमें एक चीज और देखिए, ये जो कोण R बन रहा है, ठीक है, अगर हम इसको पीछे की साइड ले, मतलब ये पूरा कोण तो आपका I है ना, ये इतना पूरा कोण जो है वो आपका I है। लेकिन अगर इस डैश डैश जो लाइन दिख रही है आपको, इतना सा कोण, इसकी अगर हम बात करें तो ये कोण R है, तो ये कोण भी आपका R ही होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक, यानी ये वाला जो छोटा सा भाग है, देखिए होता क्या है कि अगर एक लाइन ऐसे जाए और दूसरी लाइन ऐसे जाती है, क्रॉस करती है, तो ये कोण R है तो ये कोण भी क्या होगा, R ही होगा। ठीक इसी तरह से इसमें भी देखिए दो लाइन दिख रही है, एक डैश डैश और एक ये अपवर्तित किरण। इसको जब हमने पीछे की साइड बढ़ाया तो ये जो I वाली लाइन दिख रही है और ये C वाली लाइन दिख रही है, इसके बीच का जो कोण होगा वो ये वही होगा जो R कोण यहाँ दिख रहा है आपको। यानी ये जो इतना कोण है यहाँ पे दिख रहा है आपको, इतना सब कोण, ये कोण क्या है आपका R। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, ये जो कोण है ये आपका R है, और जो ये अंदर वाला कोण है वो पूरा का पूरा, यानी O लाइन से C लाइन के बीच का जो कोण बन रहा है वो आपका I है, और जो I से और C लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है वो आपका R है। ठीक है, वो इस वाले रूल से है कि क्रॉस बिंदु है यहाँ पे, ये R बिंदु, तो ये भी आपका जो है R कोण होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे, डेरिवेशन पर आते हैं। तो जो जो चीज आपने लिया है उसको हम यहाँ पर शो कर देते हैं। तो सबसे पहले देखिए, माना हमने क्या लिया, दूरी ले लेते हैं पहले P से O तक की दूरी। ठीक, P O, जो भी दूरी लेनी है आपको P से ही नापनी होगी। तो P से O का जो मान है वो कितना है, मान भी रख दीजिए साथ के साथ, तो माइनस का U। ये माइनस का U क्या है, तो ये हो जाएगा आपका वस्तु यानी ऑब्जेक्ट की दूरी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लेंस हो या दर्पण हो, कोई सा भी केस पढ़ रहे हो, तो उसमें जो है दूरी वो हमेशा वस्तु के लिए हम U को ही इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए P से I तक की दूरी, इसे हमने माइनस भी लिया था, ये क्या है, प्रतिबिंब। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, प्रतिबिंब की दूरी। इसके बाद P से C तक की दूरी, तो P से C तक की दूरी के लिए हमने क्या लिया था, R माइनस R। तो ये क्या है आपका वक्रता, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, आप इसमें फोकस दूरी भी ले सकते हो, दोनों का हाफ कर दो, एक बिंदु और आ जाएगा फोकस दूरी, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको इसमें लेकर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, जितनी जरूरत है हमने उतने ही मान इसमें रखे हैं। ठीक,
और इसके बाद क्या है N1। N1 क्या है, ये आपका विरल माध्यम का अपवर्तनांक हो गया, विरल माध्यम, ठीक है। और जो N2 है ये आपका हो जाएगा सघन माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक। इसे भी हम साथ साथ ले लेते हैं। और इन दोनों का ये जो रेशो होगा, यानी n बराबर अगर हम N2/N1 कर दें, यानी सघन माध्यम का जो अपवर्तनांक है बटा विरल माध्यम का अपवर्तनांक, इसको हम एक n के बराबर मान लेंगे, ठीक है, कैपिटल N। मतलब जो फॉर्मूला होता है आप N1 N2 के पद में भी निकालेंगे और केवल n के पद में भी निकालेंगे, तो वहां पर ये चीज, ये रिलेशन काम आएगी। इसलिए हम इसको यहीं पे लेके चलते हैं कि ताकि कंफ्यूजन ना रहे। जहां भी हम देखेंगे कि N2/N1 आ रहा है, उसकी जगह हम n रख देंगे, ठीक। n क्या है, ये आपेक्षिक अपवर्तनांक है, दोनों माध्यमों का आपेक्षिक अपवर्तनांक। अब आगे चलते हैं, डायग्राम पे आ जाते हैं सबसे पहले। अब इसमें देखिए त्रिभुज पकड़ते हैं एक करके। सबसे पहले हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं, यानी O, और ये कौन सा है, B और M, ठीक। तो हमने त्रिभुज लिया O B M नहीं लेना है हमें जो ये O से C और C से फिर M तक का लेना है, ठीक है। O C M में जो ये कोण है गामा, है ना, गामा कोण, ये कोण कैसा बन रहा है इस त्रिभुज के अकॉर्डिंग। अब देखिए होता क्या है कि अगर हम कोई त्रिभुज लें, पहले त्रिभुज की प्रॉपर्टी समझ लेते हैं क्या है। ये एक त्रिभुज है A B C, ये इसके कोण हैं, ठीक। और ये जो इसका कोण है, ये कोण कहलाता है आपका बहिष्कोण। क्या कहलाता है, बहिष्कोण। अब इस बहिष्कोण का मान क्या होगा, तो ये जो बहिष्कोण का मान होता है वो अंदर वाले दो कोणों के योग के बराबर होगा। यानी अगर इसको हम x मान लें, इसको y मान लें, तो जो बहिष्कोण, अगर ये बहिष्कोण z है तो z बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। यानी त्रिभुज के बाहर का जो कोण होगा वो बहिष्कोण कहलाता है, और बहिष्कोण का मान होता है त्रिभुज के अंदर के जो शेष दो कोण बच जाते हैं उन दोनों का योग, ठीक है ना। यानी z बराबर x प्लस वाई। तो हमेशा ध्यान रखना इस वाले केस में, देखिए O C और M में ये जो कोण बना गामा, गामा कोण, ये भी तो एक बहिष्कोण है, ठीक है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण है तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी इसमें हम लगा सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू, अब देखिए गामा बहिष्कोण हो गया तो अंदर वाले दो कोण कौन से हुए, एक तो अल्फा हो गया और एक हो गया आई, अल्फा आई। तो हम कह सकते हैं कि गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई, ठीक। तो इससे आई का मान क्या निकलेगा, गामा माइनस अल्फा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। तो अब बहिष्कोण आप समझ गए ना कैसे निकालते हैं। तो बहिष्कोण से हमारा एक रिलेशन आ गया, आई इज इक्वल टू गामा माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम दूसरा त्रिभुज लेके चलते हैं आई वाला, ठीक। तो ये देखिए आई सी और एम, तो हमने दूसरा त्रिभुज लिया आई सी एम, और इसमें भी जो गामा कोण है वो कोण कैसा है, तो ये आपका है बहिष्कोण, ठीक है, बहिष्कोण। अब ये भी बहिष्कोण है, बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। अब जो बाहर की चीज है वो अंदर वाले दो कोणों की योग के बराबर होगी। तो इसके अनुसार देखिए आई वाली लाइन पकड़िए, आई वाले से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, आई एम, और ये सी वाला त्रिभुज बन रहा है ना। तो इसमें जो गामा है वो बीटा और प्लस आर के बराबर होगा, क्योंकि ये अंदर वाला कोण आर ही तो है, तो बीटा प्लस आर। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गामा इज इक्वल टू बीटा प्लस आर। तो इससे हम आर का मान निकाल लेते हैं। तो आर बराबर क्या हुआ, गामा माइनस बीटा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आया है ना कि हमने एक एक त्रिभुज लिया और इसे बहिष्कोण के रिलेशन से दो समीकरण बना डाले, एक आई की और एक आर की। अब इसमें आप स्नेल का नियम लगा सकते हैं, स्नेल का नियम जो कि साइन आई अपॉन साइन आर होता है, साइन आई बटा साइन आर बराबर एन के। तो वहीं से हम इसको स्टार्ट में ले जाएंगे और इसका मान रखेंगे, ठीक है। तो मैं ऊपर का ये इरेज कर देता हूँ।
समीकरण 1 बचा लेते हैं और समीकरण 2, ठीक, इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने लगाया स्नेल का नियम, ठीक। स्नेल का नियम क्या है, स्नेल का नियम ये कहता है कि n इजिकल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है। और वास्तविक तौर पे देखा जाए तो जो स्नेल का नियम है वो आपके अपवर्तनांक का सेकंड नियम है, इसी को हम स्नेल का नियम कहते हैं। तो आप यहाँ पे अपवर्तनांक का सेकंड नियम भी लिख सकते हैं या स्नेल का नियम भी लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए n बराबर क्या था हमारे पास, तो n बराबर था n2 अपॉन n1, तो n की जगह n2 अपॉन n1 रख लीजिए और ये हो जाएगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखने वाली बात है, जो ये कोण है आपके अल्फा बीटा गामा आई आर, जो भी कोण है वो बहुत ही छोटे कोण है। यानी जब कोण बहुत छोटा हो जाता है तो उस केस में साइन थीटा हो या कोस थीटा हो या टेन थीटा हो, तो हम साइन कोस टेन को हटाकर केवल थीटा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आई आर जो है बहुत छोटे कोण है, इसलिए हम साइन को हटा देंगे, साइन को हटा देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका n2 अपॉन n1 इजिकल टू आई अपॉन आर, ठीक है। तो हमने साइन को हटा दिया, किस कारण से, क्योंकि ये कोण बहुत छोटे हैं, इस कारण से आप साइन को हटा सकते हैं और इसकी जगह केवल आई अपॉन आर रख सकते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका क्या, n2 इंटू आर और इजिकल टू n1 इंटू आई। समीकरण 1 और 2 से हमें प्राप्त हुआ था, r का मान हमें मिला था क्या, r इजिकल टू आया था हमारा गामा माइनस बीटा, ठीक है, और इजिकल टू n1, आई का मान कितना आया था, गामा माइनस अल्फा। जो समीकरण 1 और 2 हमने बनाई थी वहां से हमने r और i का मान रख दिया, ठीक। इसे कुछ देर के लिए हम यहाँ पर समीकरण नंबर 3 माने थे और इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक, विराम देते हैं। अब हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अल्फा बीटा गामा का मान निकालना होगा, जो हम डायग्राम से निकालेंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा छोटा सा कॉर्नर बना देता हूँ, जगह बना देता हूँ, और यहाँ पर आप समझिए कि किस तरह से मान निकाला जाता है, ठीक। जब आप एक बार समझ लेंगे तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्ट डायग्राम से ही इसका मान यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक। तो देखिए निकालते कैसे हैं मान। सबसे पहले देखिए हमारे पास एक त्रिभुज बन रहा है OBM, जिसमें कोण B कितना है 90 डिग्री, यानी एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो आप इसमें साइन कोस टेन लगा सकते हैं। तो हमारे पास कोण कितना है अल्फा, तो अगर मैं इसमें टेन अल्फा लगाऊं, क्योंकि हमें लंब और आधार का ही मान पता है इसलिए हम टेन अल्फा का मान प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरे पास लंब कितना है h, और आधार में O से B तक की दूरी निकालनी है। तो O से B तक की दूरी हमें पता नहीं है, हमें तो O से P तक की दूरी पता है। तो इसको हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, तो मानकर चलते हैं कि जो द्वारक है ये अत्यधिक छोटा है, ठीक है। जो पहले से हम कंसिडर करके चलते हैं कि द्वारक बहुत छोटा है। अगर M बिंदु, आप यहाँ समझिए, अगर M बिंदु हमारा यहाँ पर है तो इस पे से जब हम इस पर लंब डालते हैं मुख्य अक्ष पर, तो ये हमारा B बिंदु प्राप्त होता है, ठीक। अगर मैं M बिंदु को और नज़दीक ले लूँ यहाँ, तो B बिंदु भी मेरा बहुत निकट आ जाएगा P बिंदु के, क्योंकि ये P बिंदु है। M बिंदु और नज़दीक लेंगे तो ये B बिंदु भी और P के समीप पहुंच जाएगा, ठीक। इसका अर्थ क्या हुआ कि द्वारक बहुत अत्यधिक छोटा होने के कारण जो ये B बिंदु है ये ठीक P बिंदु के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो हमें यही मानकर चलना है कि द्वारक अत्यधिक छोटा है, इसलिए B बिंदु P बिंदु के बिल्कुल संपाती होगा, यानी एक के ऊपर एक होगा। कैसे होगा, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितना नज़दीक लोगे M बिंदु उतना ही B बिंदु भी P के नज़दीक हो जाएगा। यानी द्वारक जितना छोटा होगा आपका B बिंदु P के नज़दीक आ जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम जो डिस्टेंस नीचे वाले लेंगे O से B तक की दूरी, वो हम बिल्कुल P के बराबर लेंगे, यानी O से P तक की दूरी के इक्वल लेंगे, ठीक है। तो ये जो दूरी है वो आपका PO के इक्वल यानी लगभग बराबर होगा, तो हमें वही दूरी मेजर करनी है, ठीक। तो ये दूरी कितनी है, माइनस का U, तो हम आधार के रूप में क्या लेंगे इसमें, माइनस का U। ये बात समझ में आया, यानी जो दूरी हमें लेनी थी OB उसको हम OP के बराबर इक्वल लेंगे, और ये दूरी कितनी है, माइनस U के बराबर। तो tan अल्फा बराबर h अपॉन माइनस U, और चूंकि कोण बहुत छोटा है
तो टेन को हम हटा देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका एच अपॉन माइनस का ए। ठीक है, जब कोण बहुत छोटा होता है साइन कोस टेन थीटा होता है, और कोण बहुत छोटा हो, अत्यधिक छोटा हो, तो टेन साइन कोस को हम हटाकर केवल थीटा रखते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे टेन अल्फा लिया था, क्योंकि कोण छोटा है तो टेन हट गया, अल्फा बराबर एच अपॉन यू बचा। ठीक है, इसी तरह से बीटा का मान भी निकाल सकते हैं। तो ठीक है, टेन बीटा निकालते हैं पहले। टेन बीटा में भी वही फॉर्मूला लगेगा, लंब बटा आधार, तो हमने ले लिया एच, और हमारे पास आधार क्या आया, तो आधार में टेन बीटा का मान आई से बन रहा है ना, तो आई से पी तक की दूरी ले लो, ये माइनस का वी है तो माइनस का वी हो जाएगा। ठीक, इसमें भी वही थ्योरी लगेगी जो हमने शुरू में लगाई। यहाँ पे भी टेन जो है हमारा खत्म हो जाएगा, और बीटा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन माइनस का वी। तो हमने अल्फा निकाल लिया, बीटा निकाल लिया, इसी तरह से गामा निकाल लीजिए। अब डायरेक्ट गामा निकाल देते हैं, तो गामा भी वही टेन गामा वाला फॉर्मूला लगेगा, फिर टेन को हम हटा देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट मान रख देता हूँ, एच अपॉन सी से पी तक की दूरी कितनी है, माइनस आर, तो ये हो जाएगा माइनस का आर। तो इस तरह से आप अल्फा बीटा गामा, ये तो थोड़ा सा रफ कार्य है, आप अलग से नोट कर सकते हैं, निकालने का प्रोसीजर ये है। ठीक है, इसके बाद आप इसको डायरेक्ट यहीं पर डायग्राम से निकाल कर मान रख सकते हैं। तो दोनों काम कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधा लगे वैसे आप कर लीजिए। तो इसमें देखिए गामा है, अब गामा का मान मैं पहले हमने निकाल के तो दिखा दिया, आप यहाँ से भी इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे गामा है ये है, तो इसमें आपका लंब बटा आधार ये हो गया, सीधा रख दीजिए एच अपॉन माइनस का आर। ठीक है, अब मैं डायग्राम से रख रहा हूँ वहाँ, उसको भी रख के दिखाता हूँ कि डायग्राम से कैसे रखा जाता है। इसके बाद माइनस है, बीटा है, अब बीटा कौन कहाँ बन रहा है, यहाँ, तो इसमें भी आपका टेन बीटा वाला फॉर्म लगेगा, यानी लंब बटा आधार। तो टेन को तो हम नेगलेक्ट कर देते, केवल बीटा रह जाएगा, तो लंब बटा आधार, तो लंब तो इसमें वही है एच, और आधार आई से पी तक की दूरी में, क्योंकि कोण हमारा यहीं से बन रहा है तो आई से पी तक की दूरी लेंगे, कितनी दूरी है ये, माइनस का वी, तो यहाँ पर हमारा माइनस का वी आ गया। ठीक है, ये हो गया इसका मान गामा और बीटा का। इसके बाद n1 आया, फिर गामा आया, तो गामा का मान हम निकाल चुके हैं, उठाकर इसी को रख दीजिए, और माइनस का अल्फा, तो अल्फा का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं, वही फार्मूला लंब बटा आधार यानी एच अपॉन, और आधार कितना हो गया, ये पूरा ओ से पी तक की दूरी, अर्थात इसका मान कितना है, माइनस का यू, तो हमने यहाँ पे माइनस का यू रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम से भी आप निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है, मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, अच्छा उससे पहले हम एच कॉमन ले लेते हैं, है ना, क्योंकि दोनों पक्ष में एच आ रहा है, तो हम एच को कॉमन ले लेते हैं, और ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर, माइनस माइनस प्लस वन अपॉन वी। इसके बाद n1, यहाँ पे भी एच कॉमन ले लिया, और एच कॉमन आने के बाद ये हो जाएगा वन अपॉन आर, और माइनस माइनस प्लस वन अपॉन यू। इसके बाद एच से एच हमने खत्म कर दिया। ठीक है, n2 बचा, तो n2 को अंदर ले जाइए, गुणा कर दीजिए इसमें, ये हो जाएगा माइनस का n2 अपॉन आर, और फिर n2 किसके साथ गुणा होगी, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन वी। फिर n1 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा माइनस का n1 अपॉन आर, फिर n1 को इसके साथ गुणा कर दीजिए, तो ये प्लस का हो जाएगा n1 अपॉन यू। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम इस इक्वेशन को और आगे सोल्व करते हैं। इससे पहले इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम खत्म हो चुका है, केवल लास्ट वाली इक्वेशन बचा लेते हैं। और इस इक्वेशन को मैं पहले ऊपर लिख देता हूँ यहाँ, तो देखिए क्या था ये, माइनस का n2 अपॉन आर, फिर क्या था प्लस का n2 अपॉन वी, फिर इजिकल टू हमारा माइनस का n1 अपॉन आर, प्लस का n1 अपॉन यू। ठीक है, अब इसे भी साफ कर देते हैं, क्योंकि हमने मान लिख लिया ऊपर, अब इसी को आगे हम सोल्व करेंगे। अब देखिए इसे सोल्व कैसे करते हैं। ये जो r वाला पद है इसको एक साइड ले जाते हैं, और n ये u और v को एक साइड ले जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये n2 अपॉन r है, टोटल मैथमेटिक्स लगेगा इसमें, ये माइनस का है, जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस का है n1 अपॉन यू, ये जब बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो n2 अपॉन क्या है v, इसके बाद हम इस प्लस वाले को इधर लेकर आते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस n1 अपॉन यू। ठीक, इसके बाद बराबर का निशान लगाया, फिर इसमें देखिए
ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो N2/R तो हो गया हमारा प्लस, यहाँ माइनस था बराबर के इधर गया तो प्लस हो गया। इसके बाद ये माइनस का है तो इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए N1/R। ठीक है, अब इसमें करना क्या है हमें, इसमें हम N2/V, ठीक है, इसको तो हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर हम 1/R कॉमन ले लेते हैं, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा N2 - N1। तो ये फार्मूला हमारा बन गया है। ठीक है, अब इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें N1 कॉमन ले लेते हैं। तो जब हम इसमें N1 कॉमन लेंगे तो यहाँ देखिए क्या बचेगा, यहाँ तो N1 है नहीं तो हम क्या करते हैं N1 से गुणा और N1 से भाग। तो जो गुणा वाला है वो तो हमारा कॉमन आ गया, जो भाग वाला है वो बच गया। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे N2/N1, ठीक, और बटे में आ गया हमारा V। फिर माइनस का, यहाँ पर N1 तो हमने कॉमन ले ही लिया तो ये हो जाएगा आपका 1/U। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी करते हैं, यहाँ पर भी हमने N1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा आपका N1/R, और इधर क्या बन जाएगा, अब देखिए यहाँ पे तो N1 है नहीं तो इसमें भी हम गुणा और भाग करेंगे, तो जो गुणा वाला है वो कॉमन आ गया और जो भाग वाला है वो इसके बटे में आ जाएगा। ठीक, इसके बाद माइनस का ये हो जाएगा आपका 1, क्योंकि N1 तो ये खुद ही है। ठीक है, अब देखिए इसे आप गुणा करोगे ना तो N1 से N1 कट जाएगा तो N2 ही बचेगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन मत होना कि हमने बटे में N1 कैसे लगा दिया, आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो N1 से N1 खत्म, क्योंकि हमने गुणा भाग की है किस चीज से, तो ये इस तरह से हो गया। और इसके बाद ये जो N2/N1 है, पहले तो हम इसको खत्म करते हैं N1 को, और N2/N1 को हम मानते हैं N, ये आपका सापेक्षिक अपूर्णांक होता है, इसको हमने N मान लिया तो ये हो जाएगा N/V - 1/U, और इजिकल टू ये हो जाएगा आपका पूरा का पूरा N बन गया और माइनस का 1 और बटे में क्या आ गया R। ठीक है, तो ये दोनों ही इक्वेशन जो हैं आपकी इस तरह से इम्पोर्टेंट हैं कि कभी कभी एग्जाम में इस तरह से पूछा जाता है कि गोलीय सिद्ध कीजिए गोलीय अवतल प्रश्न के लिए अपूर्णांक का सूत्र ये है, या सिद्ध कीजिए गोलीय अवतल प्रश्न के लिए अपूर्णांक का सूत्र ये होगा। तो ये दोनों ही फॉर्मूले आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, इसे N1 N2 के पदों में है और ये केवल आपका N के पदों में है। तो ये दोनों ही आप नोट कर लीजिए अच्छे से, और इस वीडियो को एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लीजिए, जहाँ भी कोई डाउट हो समस्या हो तो आपको समस्या का समाधान वहीं पर हो जाएगा। हर चीज़ को बिल्कुल क्लियरली समझा दिया गया है। इसके बाद भी कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, आपको समाधान कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अपूर्णांक का सूत्र गोलीय अवतल प्रश्न के लिए। ठीक, कल फिर हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।